नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और खबर एक और सियासी घमासान की। पर ये सियासी घमासान जिस स्टेट का है उनके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। झारखंड, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उनको लेकर आज चर्चा क्यों है, ये आपको पहले बता देते हैं क्योंकि खबर समझना ज़रूरी है। खबर छोटी थी, दोपहर आते-आते थोड़ी बड़ी बन गई। देखिए, आज ये खबर आई कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता सरफराज अहमद के ने जो है विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। सरफराज अहमद जो है वो गांडेय विधानसभा सीट से विधायक थे। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। वहीं सचिवालय की तरफ से बताया गया कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने इस मामले पर चुटकी ली। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके नक्शे कदम पर चलते नजर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट का मजमून क्या है ये समझिए। झारखंड के गांडेय विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हो गया। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। ये ट्वीट किसने किया? निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे कौन है? निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के सांसद, और वो सांसद जिन्होंने की महुआ मित्रा को लेकर भी ट्वीट किए थे। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। खबर पर आगे बढ़ने से पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, झारखंड का ये जो घटनाक्रम है, जो अभी निशिकांत दुबे ने इतना बड़ा दावा किया है कि सोरेन भी इस्तीफा दे सकते हैं, हेमंत सोरेन, तो क्या लगता है इसके पीछे वो जो ताबड़तोड़ ईडी के नोटिस सर्व हो रहे हैं, जो लकी सेवन कहते हैं, 7 नंबर लकी होता है, लकी 7, और एक 7 का आंकड़ा आप बताने वाले हैं, वो जो 7 का आंकड़ा है, क्या वो इस ट्वीट का बेस है? आपका इशारा बिल्कुल सही है। खन्ना साहब, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ नोटिस मिल रहे हैं और इस नोटिस के बड़े गंभीर मायने हैं। और नोटिस का जवाब या नोटिस के अनुसार ईडी के सामने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर होने के बजाय हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध रखी है। वो सिर्फ टाल मटोल की नीति अपना रखी है और वो सिर्फ समय काट रहे हैं। लेकिन अब ईडी ने ये साफ कर दिया है कि ये आखिरी नोटिस है और इस नोटिस के बाद ईडी ने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अब आपके पास इस आखिरी 7वें नोटिस के बाद सिर्फ 7 दिन बचे हैं। और उस 7 दिन के बाद ईडी का अगला कदम क्या होगा, ईडी क्या कानूनी कार्रवाई करेगी, किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगी, इस पे सबकी नजर है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वो एक्स पे ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने वो सारी बातें लिखी है जो अभी आपने अपने दर्शकों को बताई। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। जिस तरीके से लंबे समय से भूमि घोटाले मामले में एक के बाद एक नोटिस मिल रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि कुछ कठोर कदम या कुछ निर्णायक कदम जो है वो ईडी उठाने के मूड में है, क्योंकि इतने सारे नोटिस के बाद अब ईडी के सामने कोई अन्य विकल्प बचता हुआ दिखाई नहीं देता। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि या तो ईडी निर्णायक कार्रवाई करेगी या फिर हेमंत सोरेन अदालत की शरण लेंगे या इस मामले को कानूनी अदालत में ले जाएंगे। वहां हो सकता है कुछ वक्त और खींचे, लेकिन जब मामले में आरोप गंभीर हो और एक के बाद एक ईडी जो है वो लंबे समय से पूरी जमीन तैयार कर चुकी है कि अगर ये अदालत की शरण में जाएंगे भी तो वहां क्या कुछ हो सकता है उसकी जमीन। मुझे लगता है कि ईडी ने 7 नोटिस देकर के वो जमीन तैयार कर ली कि साहब हम क्या करें। तो इसके बाद कुछ गंभीर राजनीतिक माहौल देखने को मिल सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो ट्वीट किया है कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से आपको याद होगा कि चारा घोटाले में जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जब फंसे थे, तो आखिरी समय में उन्होंने राज्य के सत्ता की कमान, सीएम कुर्सी की जो पोस्ट है वो राबड़ी देवी को हैंड ओवर कर दिया था और उनको शपथ दिला करके मुख्यमंत्री बना करके वो जेल चले गए थे।
तो यहाँ क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, उसमें पूरा सिनेरियो कुछ वैसा ही जान पड़ता है। वहां भी आरोप थे, यहाँ भी आरोप है, वहां सीबीआई थी, यहाँ ईडी है। तो ये फर्क है। और इस बीच में जो एक और अहम जो डेवलपमेंट है, जो कि आपने बताया कि पार्टी के कद्दावर नेता, पुराने नेता सरफराज अहमद जो कि विधायक हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें गौर करने वाली बात एक ये है कि इस्तीफा देने के लिए वो दिल्ली से रांची गए, रांची में इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पार्टी के नेताओं से बातचीत करनी या इस बारे में कुछ भी कहने के बजाय वापस उल्टे पांव दिल्ली लौट आए। इसके भी अपने एक अलग सियासी मायने हैं। और ऐसी स्थिति में जब पार्टी के भीतर ही असंतोष हो, जब पार्टी के भीतर ही सियासी तौर पर उथल पुथल चल रहे हो और नेता इस्तीफा दे रहे हो, ऐसे में पार्टी के सामने दोहरी मुसीबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टी के पास जो विधानसभा है, विधानसभा में कुल 81 सीट है। 81 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, 4 सीटें निर्दलीय के पास है, और दो चार सीटें वहां पे क्षेत्रीय स्थानीय पार्टियों के पास है। ऐसे में अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है या कोई एक धड़ा पार्टी से टूटता है, तो राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अभी फिलहाल जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसमें रांची में, झारखंड में जो सियासी गलियारे हैं, उसमें कयासों का बाजार काफी गर्म है। और राजनीतिक तौर पर वहां पे क्या अंतिम फैसला होगा, या किस तरह की राजनीति वहां पे निकल के सामने आएगी, या कौन सा करवट लेगी, इसको लेकर के अभी बड़ा उहापोह की स्थिति है। और इसीलिए एक संभावना के तौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हो सकता है कि जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, बदल रही है, नेताओं इस्तीफा हो रहे हैं, ईडी के नोटिस आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, और ऐसे में वो अपनी पत्नी को सीएम बनाकर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए वो खुद को तैयार कर सकते हैं। चलिए, निशिकांत दुबे के ट्वीट पर भी वापस आएंगे, लेकिन जो सरफराज जो हैं जिन्होंने ये दिया है इस्तीफा, कहा जा रहा है कि सरकार में इनके काम नहीं हो रहे थे, अधिकारी इनकी बात सुन नहीं रहे थे, उस वजह से उन्होंने, जो अभी अंदर से छन छन के खबरें आ रही हैं, और जिनका ये दिल्ली कनेक्शन सामने आया, दिल्ली से आए, रांची इस्तीफा दिया और फिर चले गए दिल्ली, यानी दिल्ली टू रांची, रांची टू दिल्ली। ये हमने बस पे अक्सर पढ़ा है, लिखा होता है दिल्ली टू रांची, रांची टू दिल्ली, मतलब जाएगी और फिर वहीं से वापस भी आ जाएगी। अब इनका ये जो दिल्ली कनेक्शन बन रहा है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरफराज जो है वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। 2019 में वो कांग्रेस से निकलकर जेएमएम में आए, टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीत गए, फिर उसके बाद चुनाव यहाँ पर आ गए, जीत गए यहाँ पे। अब वो फिर जो दिल्ली का ये जो कनेक्शन है, क्या ये एक बार फिर से कांग्रेस से जुड़ता नजर आ रहा है? और अगर कांग्रेस से जुड़ता नजर आ रहा है, तो गठबंधन का धर्म ये कहता है कि आप एक ही गठबंधन में हैं और आपका एक नेता छोड़कर आगे इधर आ जाए। क्या कांग्रेस 2024 की तैयारी में लग गई है, या फिर हम जो दिल्ली का कनेक्शन है उसको समझने में अभी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी रुकना पड़ेगा? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के बीच जो है वो सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कितनी खटास है, कितनी मिठास है, कितना सही है, कितना गड़बड़ है, कितना पारदर्शी है, कितना संतुलित है, इसको लेकर के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, तो दाल में कुछ काला तो जरूर नजर आ रहा है। और सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा देना कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनके क्षेत्र में या उनके इलाके में या उनकी जनता के या कुछ ऐसे काम है जो कि जनहित के हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो ये दोहरा सवाल खड़ा करता है। एक पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ इस्तीफा देता है इस बात को लेके कि कोई काम नहीं हो रहा है, इस बात को लेके कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इस बात को लेकर के कि उसके इलाके में काम नहीं हो रहा है। ये अपने ही सवाल पे, अपने ही सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है। आप ये मान के चलिए कि अगर इस तरीके के इस्तीफे होते हैं, विधायक इस बात को लेकर इस्तीफे देते हैं कि काम नहीं हो रहा है, नेता जो है वो आवाज उठा रहा है, नेता इस्तीफा दे रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि राज्य में जो सरकार है
वो सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। यानी कि सरफराज अहमद ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। और एक तो वो कि उनकी जो अपनी निजी रंजिश है, नाराजगी है, या वो किसी कारण से खफा हैं, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा ये कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगाए हैं कि सरकार और उसके अधिकारी अपने ही विधायक की बात नहीं मानते, अपने ही नेताओं की बात नहीं मानते। और नेता अगर जनहित की बात करते हैं तो सरकार और अधिकारी को उस काम को करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के झारखंड की राजनीति में इन दिनों उबाल आया हुआ है। झारखंड में हालांकि अगर वो रांची में रहते तो कुछ और सवाल निकल के सामने आ सकते थे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफे की क्या वजह है, और इसमें क्या कुछ ऐसा है जो कि अब तक पर्दे के पीछे है या निकलकर सामने नहीं आया है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। लेकिन कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है जिसको लेकर के जो है वो पार्टी और पार्टी के विधायकों में अनबन है। पार्टी और पार्टी के विधायकों के बीच जो है वो बन नहीं रही है। और बनने का मतलब आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मनमुटाव इस लेवल पे कि पार्टी का नेता खुलेआम ये बात कहे कि भाई मेरी सरकार नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनते, और इसके बाद वो हालाँकि पार्टी उन्होंने की। इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने उजागर नहीं किया। ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऐसा हो सकता है कि सरकार में उनके काम ना हो रहे हों, उनकी बात ना सुनी जा रही हो। और जहाँ तक बात है निशिकांत दुबे के ट्वीट की, तो क्योंकि जेएमएम यहाँ पे गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार के कुछ नियम होते हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सारे अपने गठ साथियों से पूछना पड़ता है। तो अगर निशिकांत दुबे की बात को सच माने, अगर ऐसा कुछ होता भी है, अगर ऐसा कुछ सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती है, तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को पहले कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से जिनके साथ भी वो हैं, डिस्कस करना पड़ेगा कि वो सीएम अगर ऐसे कुछ चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू निशिकांत दुबे, या फिर बहुत ईज़ी रहेगा जैसे बिहार में आपने लालू प्रसाद यादव का एग्ज़ाम्पल दिया? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है सीटों के लिहाज से, उसमें कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो हेमंत सोरेन पर दबाव बना सके किसी फैसले को लेने या बदलने को लेकर के। पर हेमंत सोरेन भी स्थिति में नहीं है कि अकेले अपने दम पे सरकार बना सकें। देखिए, हेमंत सोरेन की जो स्थिति है उसमें हेमंत सोरेन जो है वो सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पे डिपेंडेंट है, कांग्रेस पे आश्रित है, ये तो तय है। लेकिन जो कांग्रेस में वहां एक चेहरा होना चाहिए, कांग्रेस में एक कहते हैं कि प्रदेश के स्तर पर कोई ऐसा चेहरा जिसका अपना सियासी वजूद हो, जो अपने दम पर जनता के बीच सरकार को झुकाने या सरकार को फैसले बदलने के लिए मजबूर कर सके। ऐसा कोई चेहरा, मजबूत चेहरा झारखंड में कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस की अपनी वहां पे एक जनाधार शुरुआत से रही है। कांग्रेस 10-15, 20 सीटें जीती रही है। पहले सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, वहां पे आई थी, उसके बाद से बीजेपी लगातार झारखंड की राजनीति में या तो सत्ता में रही है या प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर वहां भूमिका निभाती रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईडी का नोटिस मिला है, देखिए, हर नेता चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो मौके का फायदा उठाता है। सरफराज अहमद का जो इस्तीफा है वो भी कुछ इसी और इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से ईडी के नोटिस मिल रहे हैं और 7 नोटिस के बाद ईडी ने आखिरी समय दे दिया है, तो ऐसे में अब क्या हो सकता है, माहौल कमजोर पड़ सकते हैं इस माहौल में हेमंत सोरेन। तो उसका फायदा उठाने की कोशिश है या दबाव बनाने की कोशिश है। और और अभी इसीलिए भी मुझे समय लगता है, है हेमंत सोरेन के पास, आपको लगता है कि कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है? देखिए, अदालत आखिरी विकल्प होता है, लेकिन इस मामले में चूंकि आरोप है, इस मामले में नोटिस है, और एक के बाद एक कई नोटिस है, और आखिरी नोटिस है, 7 दिन का समय अब आखिरी बार दिया गया है। तो अब अगर ऐसी स्थिति में वो अदालत जाते भी हैं तो वहां पे हेमंत सोरेन की स्थिति कमजोर पड़ सकती है या वो कमजोर स्थिति में होंगे। वहां पे ईडी इस मामले में ज्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष रख पाएगी, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। जी, और निशिकांत दुबे का ट्वीट, बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, क्योंकि इस ट्वीट के कई मायने, वो पहले भी इस तरह के जो सियासी ट्वीट करते हैं, वो हमने महुआ मित्रा केस में देखा कि किस तरीके के नतीजे उसके सामने आए।
और किस तरह से उन्हें अपनी सदस्यता गँवानी पड़ी, क्योंकि वो चीज़ों को उनके पास क्लू होते हैं। तो आज उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने कि हेमंत सोरेन इस्तीफ़ा दे सकते हैं, पत्नी जो है वो सीएम बन सकती है। तो यानी अगले 7-8 दिन, 10 दिन जो आपने ईडी के नोटिस का पीरियड बताया, वो प्लस अगर वो कोर्ट जाते हैं, तो ये काफ़ी सेंसिटिव पीरियड है झारखंड में सियासत पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी, देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर बिहार 2 होता है, जहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी पत्नी को बनाकर फिर आगे खुद अगली यात्रा करते हैं, या फिर कोर्ट का एक सहारा लेकर वो थोड़ा-सा और टाइम बाय कर लेंगे, क्योंकि झारखंड में इसी साल में इलेक्शन भी हैं। और सरफराज अहमद के इस जो इस्तीफ़ा है, इसके क्या मायने हैं? ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि अकेले विधायक क्या प्रेशर बनाएँगे, या ये घर वापसी है कांग्रेस में, या फिर कोई और मायने हैं। बहुत सारी चीज़ें इस इस्तीफ़े में छुपी हैं। इसको एक सिर्फ़ इस्तीफ़ा मत समझिए, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने नमस्कार। एक्सप्लेन किया और जानकारी दी। और हमारे दर्शक भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। आप ही तो चुन के सीएम, पीएम बनाते हैं, आपकी राय अहम है। लिख के बताइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।